नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और सबसे पहले बात, इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में वोटिंग पकड़ी रफ्तार। यानी कि आज असम में और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में वोटिंग जो है रफ्तार पकड़ी है। 48.26% मतदान हो चुका है। बंगाल में अब तक 58.15% वोटिंग हो चुकी है। असम में दूसरे चरण में 39 सीटों पर मतदान जारी है, जबकि पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लिया तो 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। तो दूसरे चरण का मतदान जारी है और ये तस्वीर आप देखिए, ममता बनर्जी। तो आपको बता दें कि वोटिंग रफ्तार पकड़ ली है और तस्वीरों में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी, नंदीग्राम पर आज वोटिंग चल रहा है और नंदीग्राम में कल से ही धारा 144 भी लागू है और कांटे की टक्कर है। किसके खाते में नंदीग्राम की सीट जाएगी ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, 2 मई को। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कैंपेन किया गया, जिस तरीके से भारी भरकम रैलियां, सभाएं या फिर रोड शो किया गया है, ऐसे में दोनों तरफ पलड़ा भारी है। आगे बढ़ते हैं। केरल दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ आज हरपद में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। केरल के विकास को कांग्रेस ने रोका, ये बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। केरल के युवाओं के हित में कोई काम नहीं हुआ है। यानी आपको बता दें कि केरल पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जमकर निशाना साधा सभा को संबोधित करते हुए, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। केरल के विकास को कांग्रेस ने रोका है, ये बात कहते हुए जनता से उन्होंने अपील की कि कमल पर भरोसा करिए और कमल पर बटन दबाइए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जो केंद्र सरकार है वो लगातार प्रयासरत है। तो केरल की जनता को केंद्र की योजनाओं से बाधित रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा में ये कहते हुए, केरल के लिए सिर्फ एनडीए ही है जो केरल का विकास करेगा। केरल में लव जिहाद के लिए कानून नहीं, यूपी में लव जिहाद के लिए कानून है। यानी कि यूपी में लव जिहाद के नाम पर कानून बनाया गया है। केरल की सरकार को महिलाओं, किसानों की चिंता नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। आजादी के पूर्व से जो षड्यंत्र केरल के खिलाफ प्रारंभ हुए, आजादी के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन और साथ साथ एलडीएफ ने भी उस षड्यंत्र को विश्वासघात में बदल करके केरल के विकास को बाधित किया है। ना यूडीएफ की सरकार और ना एलडीएफ की ही सरकार एंटी लव जिहाद का कोई कानून केरल के अंदर बनाने में पूरी तरह विफल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने एंटी लव जिहाद का एक्ट बना करके आज उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। वहीं केरल के अडूर में सीएम योगी ने रोड शो किया है। आपको बता दें कि विकास के नाम पर केरल की जनता से छल हुआ है, ये मुख्यमंत्री कहते हुए रोड शो आज किया गया। केरल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये सब बातें आज कह रहे थे। केरल की सरकारों ने जनता के साथ छल किया है। केरल में पीएफआई लगातार साजिश कर रहा है। और आपको बता दें कि केरल के अडूर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रोड शो किया और लोगों से अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अहम बातें उन्होंने कही, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लेकिन केरल के अडूर में उन्होंने एक रोड शो भी किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल में हैं और केरल में कई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि केरल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की है। दादा साहब फाल्के की ज्यूरी ने लिया अवार्ड देने का यह फैसला। रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया में राज कर रहे हैं और अब उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि रजनीकांत सुपरस्टार हैं और पिछले 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और ऐसे में उनके लिए एक बड़ा सा तोहफा यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से रजनीकांत नवाजे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। दादा साहब फाल्के की ज्यूरी ने अवार्ड देने का यह फैसला किया है। रजनीकांत पिछले 5 दशक से सिनेमा की दुनिया में राज कर रहे हैं और अब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा। रजनीकांत के चयन पर निश्चित मुझे देश भर में खुशी आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस रजनीकांत नेम एज सजेस्टेड बाय juries फॉर दादा साहब फाल्के अवार्ड बिकॉज दादा साहब फाल्के was the founder of Indian film industry. आगे बढ़ते हैं। मुख्तार को मोहाली कोर्ट ले जाने वाले एम्बुलेंस के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी को कल ही यानी पंजाब के रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में ले जाया गया था, यानी कि पेशी हुई थी और उस पेशी के दौरान जो एम्बुलेंस के बारे में खुलासा हुआ है ये बेहद ही चौंकाने वाला है। एम्बुलेंस से ले जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुख्तार की सेवा में लगी एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है। बाराबंकी में श्याम सेन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से अलका राय का अस्पताल पहले बना हुआ था। बाराबंकी के रफी नगर के पते पर यह दिखाया गया है। अलका राय का निवास करीब 5 साल पहले ये बंद हो चुका है। डॉक्टर अलका राय का श्याम अस्पताल दिसंबर 2013 में बाराबंकी आरटीओ से रजिस्टर्ड हुई थी। एम्बुलेंस बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में जांच में जुटी है। बड़ा सवाल ये कि मुख्तार के लिए बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। क्या मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में आला अधिकारी भी भूमिका निभा रहे थे? हाथरस से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हाई टेंशन तार टूटने से गेहूं की फसल में आग लग गई है। आपको बता दें कि आग से 4 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सासनी कोतवाली क्षेत्र के बसई काजी गांव की यह घटना है जहां पर हाई टेंशन तार के गिरने से गेहूं के फसल में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस आग से काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि ग्रामीणों को जब इस बात की सूचना मिली, ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये एक बड़ा हादसा हुआ है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। दरअसल गेहूं की फसल जो कि पूरी तरीके से जो खड़ी फसल है वो इस मौसम में आग की ज़्यादा संभावना होती है। तेज़ हवाएं बह रही है और ऐसे में बिजली के हाई टेंशन तार गिरने से गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर पुलिस ने किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। आपको बता दें कि फैक्ट्री से 7 तमंचे, 10 अधबने तमंचे और उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध फैक्ट्री में बंदूक और तमंचे बनते थे ऑन डिमांड। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है, एक फरार है। अवैध हथियार 1500 रुपये में बनाकर 4000 रुपये में बेचते थे। हथियार खरीदने वालों पर कार्रवाई करेगी पुलिस। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि गन्ने के खेत में असलहे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर बुढ़ाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 7 बने हुए तमंचे, 10 अध बने हुए तमंचे, 10 कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए।
एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि इन्होंने अब तक जो शस्त्र बनाए हैं वो किनको दिए हैं और उनको भी पकड़ने की और प्रभावी कार्रवाई करने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध फैक्ट्री, आपको फिर से बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 शख्स को धर दबोचा है। और सचिन जौहरी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सचिन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कब से चल रहा था ये गोरखधंधा? जी, आपको बता दूं, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के जोला में ये फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ी है, जहां से भारी मात्रा में जो बने और अधबने तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं और जो उपकरण हैं इन्हें बनाने के वो भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि जो बुढ़ाना का गांव है जोला, ये तुमका के लिए मशहूर है। पहले से कई बार फैक्ट्री कई लोग यहाँ से जेल जा चुके हैं। अब पुलिस पूरी निगरानी इस गांव पर रखे हुए है और चुनाव को भी देखकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जी, इस मामले में कुल कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जो गांव तस्कर है, जो निर्माता है, जो तमंचे बनाता था, वो पुलिस ने पकड़ा है। अभी पूरे इसके गिरोह को पकड़ने में पुलिस लगी हुई है और पूछताछ में कर रही है कि और इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, कहां ये सप्लाई करते थे और कहां से कच्चा माल लाते थे। जी, तो पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल एक की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी भी फरार है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस छानबीन कर रही है। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब का मामला सामने आया है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटी गई थी और इस शराब के पीने के बाद आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 दिन पहले प्रधान प्रत्याशी की रैली में भी शराब बांटी गई थी। उदयपुर थाना इलाके के कटारिया गांव का यह मामला है, जहां पर इस वक्त सनसनी फैल गई है। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, यानी कि शराब पीने के बाद वो बीमार हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रतापगढ़ का यह मामला है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस मामले की तहकीकात में जुड़ गई है और जो भी इसमें आरोपी हैं उस पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि जहरीली शराब को लेकर लगातार कैंपेन के तहत, मुहिम के तहत, अभियान के तहत सरकार प्रयास कर रही है कि इस तरह के जो लोग हैं उस पर कार्रवाई हो और ये इस तरह के ठेके बंद हो, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जहरीली शराब के ठेके बंद होते हैं। वहीं बात अयोध्या की अगर करें तो अयोध्या में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। डीएम अनुज झा ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि की है। निवर्तमान प्रधान ने होली में बांटी थी शराब। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। थाना गोसाईगंज के डफरपुर त्रिलोकपुर गांव का यह मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 2 की मौत हो गई है। कल एक व्यक्ति की मृत्यु ऐसा बताया गया कि शराब पीने से हुई है और आज एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु शराब पीने से होने की बात बताई गई है। संबंधित प्रकरण में मृतक परिवार के द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि निवर्तमान प्रधान के घर पर होली के दिन लोगों ने शराब पी थी और भोजन किया था। उसके बाद से नेक्स्ट डे तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। इसमें पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही दोषी की गिरफ्तारी तथा पूरा चेन इसमें की जानकारी की जा रही है, कहां कहां से ये मूवमेंट हुआ है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। आज सुबह गांव डफरपुर मौजा के लोकपुर से ये खबर आई कि यहाँ पे शराब पीने के बाद स्वास्थ्य खराब होने से 2 लोगों की डेथ हुई। एक की डेथ कल बताई गई और एक की डेथ जो है आज सुबह जिला अस्पताल फैजाबाद अयोध्या से रेफ़र होकर लखनऊ जाते वक्त रास्ते में बताई गई। तो मैं और एसएसपी साहब यहाँ पे गांव में आए। बाकी भी पुलिस के सभी लोग, आबकारी के ऑफिसर्स और रेवेन्यू साइड के भी एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब लोग गाँव में। आज सुबह आगे बढ़ते हैं। मनचले को सबक सिखाया गया है। आपको बता दें कि ये खबर जो है
वो इस वक्त फिरोजाबाद से आ रही है, जहां महिलाओं ने मंचलों को सबक सिखाया है। 20 सड़क पर पीटा गया है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था युवक और इसी बात से युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उत्तर थाना क्षेत्र के जैन मंदिर चौराहे का ये मामला है, जहां पर एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी गई महिलाओं के द्वारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस युवक ने इस महिला पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। इसी बात को लेकर महिला ने इस युवक को पकड़कर और धुनाई शुरू कर दी। और तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां 20 सड़क पर काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। एक युवक की पिटाई होती रही। खबर आगरा से, जहां पर पत्नी के विवाद में पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। तो पत्नी के विवाद में पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एक बार आपको फिर से बता दें, खबर आगरा से है। नशे की हालत में पति ने टावर पर चढ़ गया। परिजनों ने पुलिस को जब सूचना दी, पुलिस ने शख्स को सुरक्षित टावर से नीचे उतरवाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पत्नी से विवाद था और इसके बाद पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आगरा से ये तस्वीर है और काफी देर तक ये चलता रहा। नशे की हालत में इस व्यक्ति ने टावर पर चढ़ गया और टावर पर चढ़ने के बाद खुदकुशी की धमकी भी देने लगा। हालांकि पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शख्स को सुरक्षित नीचे उतरवाया। मामला ये हुआ कि दारू पीते हैं, मुर्गा मीट बना बना खाते हैं, यानी पे आदमी को बुला बुला के ले आते हैं। लड़की हमारी सियानी समानी है, शादी लाए, हम मना करते हैं तो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम तो ऐसे लेके आज यही बात थी। तो इसके लिए और पूरे आंगन में फैला खुले तो टावर पे चढ़ गए, गाली गलौज करेंगे और लड़ाई करेंगे, मारपीट करके और टावर पे चढ़ गए ऊपर। अब जो सुरक्षित नीचे उतरे, सुरक्षित तो नीचे उतरे आए। वो लड़का पुलिस वाले को हमने फोन करो 100 नंबर 112 पे, तब वहाँ से वो लोग आए, उन्होंने उतारा। मामला ये हुआ कि दारू। आगे बढ़ते हैं, खबर प्रयागराज से, जहां पर लाठी डंडों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मामला प्रयागराज का है, जहां पर लाठी डंडों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया? नवाबगंज थाना क्षेत्र के मंसूराबाद चौकी का ये मामला है, जहां पर एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है और इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव को सड़क पर रखकर परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है, जाम लगाया है। हालांकि जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। लगातार कोशिश हो रही है आरोपियों को पकड़ने की। आप लोगों को मांगे क्या? हमारे जीजा जी हैं। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना से ग्रामीणों में काफी दहशत है। प्रेम प्रसंग के चलते दंपति की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश में भी पुलिस कई जगहों पर छापेमारी की है। इस्लामाबाद मोहल्ला का ये मामला है, जहां पर घर में घुसकर दबंगों ने 2 लोगों की हत्या कर दी, यानी एक दंपति की, पति पत्नी दोनों की हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रेम प्रसंग में दंपति की गोली मारकर हत्या की गई है और इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है।
लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार है। और ये तस्वीर लखीमपुर खीरी की। घटना घटी है कि मतलब हमारे पास हम लोग आ रहे थे रामलीला से, तो फोन आया जिसे पड़ोस से कि जल्दी आओ। तो हम लोग भागते हुए मतलब तेज़ी से ऑटो लेके गए, तो हम खंबे पास पहुँचे अपने में, तो उनको तमंचे से मतलब गोली मारते हुए भागते हुए देखा और वो भाग गए। ये नहीं पता कि मतलब 2-3 लोग थे, फिलहाल एक लोगों को देख लिया चेहरा और वो भाग गए। ये थाना मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत इस्लामाबाद मोहल्ले में रहने वाले श्री रामकृष्ण कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डी को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले इंद्रपाल कुशवाहा द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब तक की गई जांच से यह प्रकाश में आया है कि इंद्रपाल कुशवाहा और गुड्डी कुशवाहा के बीच घनिष्ठ संबंध थे और जो मृतक के जो परिवारीजन हैं उनके द्वारा कुछ लाभप्रद सूचनाएं हमें दी हैं, जिसके आधार पर हम जो एक्यूज्ड हैं इंद्रपाल, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर अभी कोई पकड़ा जा सका है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो शव हैं उनका पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।